Thank you very much. हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक केमिस्ट्री में हमने टेली क्लासेस के थ्रू कवर किया है फिजिकल केमिस्ट्री के तकरीबन 5 यूनिट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 यूनिट्स। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक जहाँ तक मुझे याद है हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर किया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट्स यूनिट नंबर 8, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स ये 5 मार्क्स का है, यानी एग्जाम्स में इस यूनिट में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, एक तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करना है और नेक्स्ट आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। तो आज हम पहले शुरू करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करते हैं। होप आप लोगों ने मॉडर्न पीरियड टेबल को ऑब्जर्व किया होगा। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट साइड में आपको मिलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं उनको जनरली हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो हम इस तरह कह सकते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिलिट होगा, डी शेल इनकम्प्लीटली फिलिट होगा इन एलिमेंट्री स्टेट में या उनके कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर डी इनकम्प्लीटली फिलिट होगा तो उन्हीं एलिमेंट्स को जनरली हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिलिट डी सबशेल in their elementary state as well as in their common oxidation states। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम जनरली कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकम्प्लीटली फिलिट का मतलब क्या है, देखो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप एकोमोडेट कर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका मतलब है कि डी में अगर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1 से लेकर 1 होगा 2 3 4 अप टू 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे एलिमेंट्री स्टेट में या कंबाइंड फॉर्म में किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उन्हीं एलिमेंट्स को ही हम जनरली क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आती है। अगर फर्स्ट करो हम बात कर लें मेटेलिक कैरेक्टर की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो एस और डी के बीच में आ जाएगा। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आ जाती है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, जो डिफिनेशन हमने अभी डिस्कस की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी वो एलिमेंट जिनके डी शेल इनकम्प्लीटली फिलिट होगा उनको हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो इस डिफिनेशन को जो लास्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इस डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि जिंक हो या कैडमियम हो या मरकरी हो, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर आप बात कर लोगे तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी n-1, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमेशा, और वैलेंस शेल के एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एलिमेंट्री स्टेट में तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी डी कंप्लीटली फिलिट है। अब अगर इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं +2 दिखाते हैं, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वैलेंस शेल के एस से, है ना। तो पेनिट्रेट शेल के डी में फिर भी क्या रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जिंक हो, कैडमियम हो, मरकरी हो, उसके एलिमेंट्री स्टेट में एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डी जो है वो कंप्लीटली फिलिट है। तो इसलिए जिंक हो या कैडमियम हो या मरकरी हो, उसको जनरली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसिडर
नहीं करते हैं। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसलिए आप याद रखना कि जिंक, कैडमियम और मरकरी का एलिमेंट्री स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट डिफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा है या पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ते थे। मगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली हम ग्रुप्स में नहीं पढ़ते हैं बल्कि पीरियड्स में पढ़ते हैं। तो पीरियड्स के बारे में मैं आपको सिंपल बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमें आपको ये पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है वो डी सबशेल में। अब वो डी सबशेल कौन सा है, यानी 3D है या 4D है या 5D है या 6D, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल के डी ऑर्बिटल्स में इंटर कर रहा है, उसके बेसिस पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, 4 ट्रांजिशन सीरीज। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में उन सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिन्होंने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में रिसीव किया होगा। ट्रांजिशन सीरीज सेकंड में उन सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिन्होंने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव किया होगा 4D में। इसमें सबको पता होगा स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में उन सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिन्होंने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में रिसीव किया होगा। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होंगे। और जो लास्ट है जिसको हम कहते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज, उसमें उन सभी एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिन्होंने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में रिसीव किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस बेसिस पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल के डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम उसके ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और उसके अलावा इनको हम 3D सीरीज भी कह सकते हैं, इसको 4D, इसको 5D और इसको 6D। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स होंगे। तो 4 सीरीज हैं, 10 एलिमेंट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 40 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद हम डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, वैलेंस शेल का एस कंप्लीटली फिल्ड होगा और वैलेंस शेल की एस को कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो बढ़ना है वो पेनल्टीमेट शेल के यानी सेकंड लास्ट शेल के डी में बढ़ना है। तो इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आती है वो आपको ये आएगी, पेनल्टीमेट शेल यानी n-1d शेल में 0 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वैलेंस शेल के एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जनरली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी पेनल्टीमेट शेल के डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन
और वैलेंस शेल के एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फर्स्ट लो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में प्रेजेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। ये 10 एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं। तो सबको पता है कि स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है ये 21 होगा, 21। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या होगा 3s2, 3p6, है ना। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां 2 to 4 हो गए 10, तो ये 8 हो गए 18, है ना। तो उसके बाद 2p जो ही बढ़ जाता है, जनरली हम किसको बढ़ते हैं, 4s को बढ़ते हैं। 4s को बढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं 3d को। ये आबूस प्रिंसिपल होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11 का सिलेबस का पार्ट है। तो आबूस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें किसको बढ़ना है, पहले 4s को बढ़ना है और उसके बाद 3d को बढ़ना है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो इसको पहले बढ़ना है। मगर लिखते वक्त जनरली हम क्या लिखते हैं, 3d को पहले लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं, 4p को लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये सभी एक ही शेल के हो गए। ये नेक्स्ट 4s ये नेक्स्ट शेल का हो गया। तो यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गई थी, अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी थे, 3 में से 2 जाएंगे 4s कंप्लीटली फिल्ड हो गया और 4s को बढ़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो आ जाएगा कहां पे, 3d में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई स्कैंडियम की। तो इसको जनरली हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं सबको पता होगा। यहां से यहां तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एक नोबल गैस की है, दैट्स आर्गन की, और आर्गन लिख सकते हैं यहां से यहां तक के लिए हम, और उसके बाद लिखेंगे 3d1 4s2। तो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इसकी लिख दें तो हम लिखेंगे आर्गन 3d1 4s2। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैंडियम की। तो उसके बाद टाइटेनियम की लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 22, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d 4s2 3d2। क्लियर है। वैनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 23 है, तो आप लिखोगे आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम की लिखोगे तो 24, तो लिखोगे आप आर्गन 4s में 2, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए आबूस प्रिंसिपल के हिसाब से हम कर रहे हैं सिर्फ 3d4, है ना। मैग्नीज की लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 25, तो यहां पे आर्गन 3d5 4s2। आयरन की लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 26, तो लिखोगे आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट की लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 27, आर्गन 3d7 4s2। उसके बाद निकल की लिखोगे एटॉमिक नंबर 28, तो लिखोगे आर्गन 3d8 4s2 और उसके बाद जब आप लिखोगे किसकी, कॉपर की, तो लिखोगे एटॉमिक नंबर 29, आर्गन 3d9 4s2, है ना। और जिंक की लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 3d10 4s2, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू हमने जो रूल्स पढ़े थे क्लास 11 में, जिसमें से एक रूल था हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आबूस प्रिंसिपल, उनका मेनली हमने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में से 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेनली एक क्रोमियम की और कॉपर की। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पे हमने लिखा है, ये अकॉर्डिंग टू हमने लिखा है किसके थ्रू, आबूस प्रिंसिपल के थ्रू, है ना। इन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है
क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है जनरली आ जाती है 3d5 4s1 और कॉपर की आ जाती है 3d10 4s1, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं, मैंने कहा कि ये हमने ऑन द बेस ऑफ क्या लिखा था, अबूस प्रिंसिपल लिखा था। ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आपको नहीं मिलते हैं, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बेसिस पे जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है वो ये आती है 3d5 4s1, और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है वो आ जाती है 3d10 4s1, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जनरली हम कहते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो क्लास है वो क्लास 11 क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मेन जो क्लास ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में ऑर्बिटल जो है यहां पे एग्जैक्टली हाफ फिलेट है ना। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर हम देखें तो ये जो 3d है वो कंप्लीटली फिलेट है और 4s एग्जैक्टली हाफ फिलेट है। तो सबको याद होगा, हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसमें ऑर्बिटल्स या तो कंप्लीटली फिलेट होंगे या तो एग्जैक्टली हाफ फिलेट होंगे, उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि क्रोमियम और ये जो कॉपर है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी गलत है ना। तो इसका जो कास सबको पता होगा, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, और सबको पता है कि सिमेट्री लेड्स टू द स्टेबिलिटी। और मोर ओवर यहाँ पे क्योंकि ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली हाफ फिलेट हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सबको पता है कि एक्सचेंज के चांसेस जितने ज्यादा होंगे एक्सचेंज उतने ज्यादा होंगे, और एक्सचेंज जितने ज्यादा होंगे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक्सचेंज एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सेम होगी और स्पिन भी सेम होगा, वो अपनी जगह चेंज करते हैं और उस चेंज के दौरान एनर्जी लूज कर लेंगे, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा होती है। तो उसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एटम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमने जनरली डिस्कस किया है। इसी तरह आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Atomic and physical properties D block elements। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक या आयनिक रेडियाई क्या है, होप सबको आइडिया होगा। हम जनरली कहते हैं कि एटम किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से वो रीजन जहां तक उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी वहां तक के डिस्टेंस को जनरली हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ या तो कोवेलेंट रेडियाई, इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स रेडियाई या इन टर्म्स ऑफ आयनिक रेडियाई। सो एटॉमिक रेडियाई अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई की बात कर लें तो याद रख लेना इस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई कम होगा, मगर इन कंपैरिजन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर हम एटॉमिक रेडियाई कंपेयर कर लें किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी क्या था, इस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज क्या था, कम था, है ना, मगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, सबको पता है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या होता है,
कम होता है, तो इसलिए यह एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन शेल्स को ज्यादा जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसकी वजह से इसका साइज इस ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या होगा, कम होगा। मगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम अब कंपेयर कर लें पी ब्लॉक एलिमेंट्स से, तो सबको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जितना जोर से पी ब्लॉक एलिमेंट्स का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन शेल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उतनी जोर से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का न्यूक्लियस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक हो या आयनिक रेडियाई, जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक या आयनिक रेडियाई से क्या होगा, ज्यादा होगा, डी ब्लॉक का ज्यादा होगा। क्लियर है ना। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लें, किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियाई किस तरह वेरी होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लें जिसमें मेन है स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, उसके बाद क्या है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। इन एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो इनका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। देखो बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस में पहले बता दो आपको, अगर आप स्कैंडियम से वैनेडियम की तरफ मूव कर लोगे, वैनेडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ मूव कर लोगे, तो आप जनरली पाओगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा होगा, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है। मगर क्रोमियम के बाद अगर आप देखोगे तो क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तकरीबन इन सब का एटॉमिक रेडियाई तकरीबन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। एटॉमिक रेडियाई क्या रहता है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आता है। मगर टुवर्ड्स द एंड मेनली जब कॉपर से हम जिंक की तरफ मूव कर लेते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज। तो मैंने कहा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में मूव कर लोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आप पाओगे कि पहले एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा बीच तक, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एटॉमिक रेडियाई में कोई चेंज नहीं आएगी। और मगर टुवर्ड्स द एंड, है ना, मैंने कहा कि एटॉमिक रेडियाई हल्का सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों है, एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है और उसके बाद फिर इंक्रीज भी हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे ज्यादा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनमें से एक है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। एक दूसरा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। सबको पता है कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव कर लेंगे या किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर लेंगे तो सबको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज तो रेगुलरली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन्स हैं, तो इसमें 22 है, इसमें 23 है, इसमें 24 है, इसमें 25 सो ऑन, है ना। यानी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा एटम का साइज डिक्रीज होता है। क्लियर है ना। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होप आप लोगों को कंसेप्ट होगा शील्डिंग इफेक्ट का। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि देखो फर्स्ट को अगर हम कंसिडर कर ले कि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये इसकी वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में फर्स्ट को कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में भी अगर इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे, है ना, तो उनमें भी अगर इलेक्ट्रॉन्स, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, है ना, उन शेल्स में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियर चार्ज को पूरी तरीके से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक आने नहीं देंगे। तो इसी को हम जनरली कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो नेचुरल बात है क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट भी उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अगर हम बात कर लें शील्डिंग इफेक्ट इस एलिमेंट्स की, देखो स्कैंडियम से हम जब वैनेडियम की तरफ मूव कर ले तो अभी हमने कहा कि न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट इंक्रीज होता है। तो सबको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साथ में क्या होगा आपको, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ाओगे तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होने वाला है, और जो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में वो इंटर कर रहा है। तो क्या हुआ,
न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रेगुलरली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस इंक्रीज की वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी रेगुलरली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस चार्ज पूरी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं आ पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज पूरी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं आ पाएगा, तो जितनी जोर से न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता था उतनी जोर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, दो फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, मगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब क्या है, देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो उसका मतलब है कि शील्डिंग इतनी डोमिनेंट नहीं है। स्टार्टिंग में न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शील्डिंग इफेक्ट, तो इसलिए ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिगिनिंग में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जब आप बीच में आ जाते हो तो मैंने कहा कि साइज कांस्टेंट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट, है ना। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज को जितना कम होना चाहिए था उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट। तो इसलिए साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। और मगर टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं, यानी पर और हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से नेचुरल बात है साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई किसी पर्टिकुलर पीरियड में किस तरह वेरी होता है। तो होप आप लोगों ने आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे बाकी जो प्रॉपर्टीज है, जिसमें मेनली आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर या उसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। खुदा।